तो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोग्राफी, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोग्राफी में कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं स्टेज ऑफ रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन। स्टेज ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन। एक्सरे एग्जामिनेशन के क्या क्या स्टेज होते हैं, और इसमें मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी। मैंने आपको सबसे बताई थी सबसे पहले तो बताई थी सबसे पहले मैंने बताई थी प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन बताया था। इसमें 3 स्टेज बताई थी। सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर्म बताया था, एक्सरे रूम के बारे में बताया था, और पेशेंट की कंसेंट लेना और उससे आइडेंटिटी चेक के बारे में बताया था। दूसरा है अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन। अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे, अंडरटेकिंग कैसे करते हैं, एग्जाम कैसे करते हैं, हम ये देखेंगे। इसमें पेशेंट केयर, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर के बारे में और रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में हम देखते हैं। 3 चीजें इसमें स्टडी करते हैं। और तीसरा है पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर। तीसरा है पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर। एंड क्या है? आफ्टर केयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ले लेते हैं, प्रिपरेशन फॉर दी एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें इसमें रिक्वेस्ट फॉर्म देखनी होती है। क्या देखना होता है? सबसे पहले इसका कौन सा पॉइंट होता है? दी रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर्म क्लिनिशियन या जो डिपार्टमेंट में हमारे पास एक्सरे रेफर करता है, वो हमारे पास एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजता है। इसके लिए रेडियोग्राफर्स के पास एक्सरे करने के लिए कि एक्सरे किया जाना इसके लिए। तो रेडियोग्राफर को सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि रिक्वेस्ट फॉर्म होता है ये अथोराइज्ड है कि नहीं। रिक्वेस्ट फॉर्म है ये अथोराइज्ड और ये प्रॉपर फॉर्म में है कि ये प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं। अथोराइज मतलब एक जैसे क्लिनिशियन रेफरर ने जो ये रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा है, इस पर उसके साइन सिग्नेचर है कि नहीं, करेक्ट सील लगी हुई कि नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है। प्रॉपर फॉर्म के लिए उसके साथ ये भी देखा जाता है कि एग्जामिनेशन है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। जस्टिफाइड मतलब इस एग्जामिनेशन का औचित्य पेशेंट के जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसको प्रभावित करता है कि ये एग्जामिनेशन का जस्टिफिकेशन भी देखा जाता है कि इस जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन पेशेंट के क्लिनिकल मैनेजमेंट यानी हॉस्पिटल में उसका किस तरह से ट्रीटमेंट चलना है उसको प्रभावित करता है कि नहीं है, उसमें चेंजिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि रिक्वेस्ट फॉर्म पर एक जस्टिफाइड क्लिनिकल रीजन उपस्थित है। मतलब क्लिनिकल रीजन जैसे पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह या उसकी इंजरी उसके बारे में दिया हुआ है कि नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी इंजरी के बारे में, जैसे मान लो उस पर लिखा हो कि पेन इन दी मेटाकार्पल, पेशेंट की मेटाकार्पल में पेन है, या फ्रैक्चर्ड फुट है, जिस पेशेंट की हिस्ट्री में लिखा हो फ्रैक्चर्ड फुट है, या लिखा हो फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिर गया। मतलब जो भी चीजें होती है उसके बारे में एक जस्टिफाइड क्लिनिकल रीजन उसके ऊपर होना जरूरी है। एक्सरे एग्जामिनेशन पेशेंट के क्लिनिकल मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाला, इफेक्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसे कि नहीं है कि ऐसे एक्सरे भेज दिया, उसका एक्सरे का कोई मतलब भी होना चाहिए। उस एक्सरे के आधार पर पेशेंट का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो चेंज होना चाहिए। एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल को भी चेक किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन में जो प्रोटोकॉल है, डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल है, आगे देखेंगे क्या होते हैं, उसको भी प्रॉपर्ली चेक किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, द रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म देखते क्या देखते हैं, अथोराइज्ड है कि नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है, जस्टिफाइड जो एग्जामिनेशन है वो है कि नहीं है। इसके अलावा एग्जाम जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उस पर एक जस्टिफाइड क्लिनिकल रीजन भी होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, इंजरी वगैरह की, जिसके देख के हम सही से एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्सरे रूम। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ एक्सरे रूम। एक्सरे रूम की प्रिपरेशन के बारे में, एक्सरे रूम क्लीन होना चाहिए। एक्सरे रूम एकदम से
क्लीन हो, पेशेंट जब एक्सरे रूम में है तो क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, टीडी एकदम से साफ सुथरा जो डिपार्टमेंट होना चाहिए, फ्लोर क्लियर होना चाहिए, एक्सरे और एक्सरे ट्यूब की डायरेक्शन है, एक्सरे ट्यूब की डायरेक्शन तो पेशेंट के वॉकिंग एरिया, पेशेंट वॉकिंग एरिया की तरफ एक्सरे ट्यूब की डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर जैसे पेशेंट वेटिंग के लिए बैठा है उस साइड में पेशेंट की ट्यूब की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ट्यूब की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए जहां पर एकदम से लो ऑक्यूपेंसी एरिया हो। एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपोजर, प्रीलिमिनरी एक्सपोजर सेट कर लिए जाने चाहिए। प्रीलिमिनरी जैसे मान लो स्कल के लिए, स्कल रेडियोग्राफी के लिए है या सीटी स्कैन के लिए है तो उसकी सबसे पहले उसका जो प्रीलिमिनरी जो सेटअप तैयार करना है, या स्कल के लिए है तो उसको जो फैक्टर में लगाने हैं, एब्डोमेन रेडियोग्राफी के लिए है तो एब्डोमेन की जो फैक्टर है हमें प्रीलिमिनरी फैक्टर लगा के रखने चाहिए, ये हमें सेट कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब, फोकल स्पॉट साइज, जैसे एमए, ये प्रीलिमिनरी एक्सपोजर में क्या आएगा, एमएस, केवीपी क्या होगा, फोकल स्पॉट कौन सा काम में लेना है, स्मॉल फोकल स्पॉट लेना है या लार्ज फोकल स्पॉट काम में लेना है, एफएफडी वगैरह है, इन चीजों को हमें सेट कर लेना चाहिए। तीसरी चीज होती है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। तीसरी चीज क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की प्रिपरेशन। देखो रिक्वेस्ट फॉर्म आने पर पेशेंट डिटेल चेक कर लेनी चाहिए, हमें पेशेंट जो रिक्वेस्ट फॉर्म आती है तो हमें पेशेंट की डिटेल है वो चेक कर लेनी चाहिए। पेशेंट डिटेल के जैसे उसकी एज हो गई, नेम हो गया, एज हो गया, उसका जो सेक्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये चीजें हमें चेक करनी चाहिए। करेक्ट एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट एंड रीजन होने पर ही एक्सरे किया जाता है। जो करेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए और उस पर करेक्ट रीजन होना चाहिए, तभी एक्सरे किया जाना चाहिए। पेशेंट फिट है कि नहीं, पेशेंट की फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, पेशेंट एम्बुलेंट है कि वो चल फिर सकता है या ट्रॉली पर है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी ध्यान करना होता है कि पेशेंट को कोई फिजिकल नीड तो नहीं है, हमें पेशेंट को कोई असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर एप्लीकेबल हो तो पेशेंट को एक रेडियोल्यूसेंट गाउन पहनने को दिया जाता है। अगर मान लो आप प्रोसीजर कर रहे हो अगर उसमें एप्लीकेबल है तो पेशेंट को अनड्रेस करके एक जो रेडियोल्यूसेंट गाउन है वो गाउन दिया जाता है, उस पहनने के लिए दिया जाता है। तथा पेशेंट से कुछ चीजें भी पूछी जाती है जिसमें होता है, मान लो एग्जामिनेशन जो किया है, एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को पहले से कोई प्रिपरेशन क्या हो सकता है, जैसे नथिंग बाय माउथ, एनबीएम होना, तो मेटेलिक ज्वेलरी वगैरह वो रिमूव करना या और दूसरी कोई प्रिपरेशन है, तो पेशेंट को कोई एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक कोई जो प्रिपरेशन है उसके लिए पूछा जाता है कि आपने कोई जो पहले से आपको प्रिपरेशन के लिए कहा गया है क्या और वो प्रिपरेशन आपने की है कि नहीं। वे एग्जामिनेशन की, और ये भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन की नेचर को समझते हैं क्या, और एग्जामिनेशन से पहले उनके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछा जाता है। एग्जामिनेशन की नेचर किस तरह से पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, आप इसके बारे में पता है कि आपको किस तरह का एग्जामिनेशन हो रहा है, या आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पेशेंट से एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए एक वर्बल परमिशन ली जाती है कि एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, वो तैयार है कि नहीं है। हायर रिस्क एग्जामिनेशन, जैसे हायर रिस्क एग्जामिनेशन होते हैं जैसे मान लो एंजियोग्राफी, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए रिटर्न कंसेंट लेनी आवश्यक होती है। रिटर्न कंसेंट मतलब लिखित में सहमति लेना आवश्यक होता है, इनको रिटर्न में सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। रिटर्न में कंसेंट लेना या सहमति लेने के लिए जो कुछ मापदंड बनाए गए हैं वो मापदंड पूरे होने चाहिए, तभी ये आगे बढ़ता है। जैसे अगर निम्न मापदंड पूरे होते हैं तो ही एग्जामिनेशन करना चाहिए। पहला क्या, पेशेंट एग्जामिनेशन के रिस्क वर्सेस बेनिफिट को समझता हो, मतलब पेशेंट को पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन की अगर आप एग्जामिनेशन करवाते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा, और अगर आप एग्जामिनेशन नहीं अगर आप करवाते हो तो आपको ये रिस्क हो सकता है। तो पेशेंट को रिस्क और बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट को एग्जामिनेशन की नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, या इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग होगा, उनसे आपके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो पेशेंट को एग्जामिनेशन की नेचर के बारे में, एग्जामिनेशन की नेचर के बारे में भी पता होना चाहिए, वो उन्हें समझ में आना होना चाहिए कि पेशेंट को समझ में होना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन की नेचर को समझते हैं, तथा ये भी समझते हैं कि ये एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है। पेशेंट को ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनेशन की नेचर क्या है और ये एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट को अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो उनके जो कंसिक्वेंट है, उसके जो परिणाम है, कंसिक्वेंस है, उनके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए डिनाइन करता है कि मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में
प्रोसेस में नहीं जाऊंगा। तो उस कंडीशन में उसको पता होना चाहिए कि आपके ये परिणाम हो सकते हैं, उनको ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। पेशेंट, इसके अलावा पेशेंट एक ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, संवाद करने की स्थिति में हो, और एक सूचित निर्णय, जो जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक सूचित निर्णय या इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब ऐसा डिसीजन जिसके बारे में हमें बता सके या बताया जा सके, उस वो निर्णय लेने में सक्षम हो, वो निर्णय लेने में सक्षम हो। तो इस कंडीशन में पेशेंट से क्या करते हैं, हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेते हैं। क्या क्या होती है, पेशेंट रिस्क वर्सेस बेनिफिट समझने वाला होना चाहिए, एग्जामिनेशन की नेचर पेशेंट को पता होना चाहिए, और इसकी कंसिक्वेंट ये भी पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट एग्जामिनेशन में नहीं गुजरता है तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, और वो पेशेंट एक कम्युनिकेशन की, संवाद की स्थिति में होना चाहिए, और एक वो इन्फॉर्म डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पेशेंट सेटिस्फाई नहीं करता है, पेशेंट इन चीजों को समझने में सक्षम नहीं है, इन चीजों का डिसीजन नहीं ले सकता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी रिटर्न कंसेंट दे सकता है। जैसे पेशेंट के कोई अटेंडेंट, पेशेंट के अटेंडेंट या रिलेटिव्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इसकी पेरेंट्स, जैसे पेशेंट के पेरेंट्स है, वो भी क्या कर सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी प्रोसीजर हो और अटेंडेंट भी पेशेंट का नहीं हो, पेशेंट भी यह निर्णय नहीं ले सकता, तो इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन को प्रोसीड किया जा सकता है अगर एग्जामिनेशन पेशेंट के जो सर्वोत्तम हित में हो, यानी पेशेंट के जो बेस्ट इंटरेस्ट में उसका हो, सबसे ज्यादा हित पेशेंट का उस इस एग्जामिनेशन में हो, तो बिना कंसेंट के भी इमरजेंसी प्रोसीजर के रूप में इसको किया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में वो प्रोसीजर पेशेंट के लिए बेस्ट इंटरेस्ट फुल हो, यानी सर्वोत्तम हित में हो। तो ये कंसेंट के बारे में भी होता है कि कब पेशेंट से कंसेंट ली जानी चाहिए, कैसे ली जानी चाहिए। तो ध्यान रखना होता है कि हाई रिस्क पेशेंट से रिटर्न कंसेंट ली जाती है, और पेशेंट कंडीशन इस कंडीशन में पेशेंट से कंडीशन ली जाती है, ये फुलफिल नहीं कर रहा हो तो अटेंडेंट दे सकता है, और अटेंडेंट भी नहीं हो और अगर आपको प्रोसीजर किया जाना अति आवश्यक है, पेशेंट के हित में है, तो हम इमरजेंसी प्रोसीजर के रूप में बिना कंसेंट के भी वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। सेकेंड पॉइंट है इसका अंडरटेकिंग एग्जाम, इसको भी हम देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन। अंडरटेकिंग एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है पेशेंट केयर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्या, पेशेंट केयर। हम एग्जामिनेशन करेंगे उस समय पेशेंट की केयर करना बहुत आवश्यक है। एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले स्वयं को पेशेंट से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन स्टार्ट करे उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कि रेडियोग्राफर होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं रेडियोग्राफर हूँ और मैं इस प्रोसीजर के लिए आपके सामने हूँ और मैं ये प्रोसीजर इस तरह से करने वाला हूँ, तथा एक्सरे के लिए पेशेंट से परमिशन भी ले, जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के लिए पेशेंट से परमिशन भी लिया जाना आवश्यक होता है। तथा ये भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के लिए पेशेंट को दिए गए हैं, पेशेंट उन इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से पालन करता है कि नहीं। जैसे पेशेंट को अनड्रेस्ड होने के लिए कहा गया है और एक रेडियोल्यूशन गाउन पहनने के लिए कहा गया है, तो वो रेडियोल्यूशन गाउन के अंदर है कि नहीं है। अगर पेशेंट को प्रिपरेशन के रूप में नील बाई माउथ के रूप के लिए कहा गया है, मतलब एनबीएम रूप में उसको आने के लिए कहा गया है, तो वो एनबीएम नील बाई माउथ है कि नहीं है। इसके अलावा एनी अदर प्रिपरेशन, कोई भी दूसरी प्रिपरेशन है वो सारी फुलफिलमेंट हुई है कि नहीं है। पेशेंट की जो प्रेगनेंसी स्टेटस है उसको भी चेक किया जाना आवश्यक है उसके एग्जामिनेशन से पहले। पेशेंट के इन्फेक्टियस स्टेटस, पेशेंट को कोई कम्युनिकेबल या ट्रांसफरेबल डिजीज तो नहीं है, जैसे मर्सा डिजीज होती है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरियस, या और भी दूसरी कोई जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उन डिजीज के बारे में भी पेशेंट से सारी जानकारी होनी चाहिए, उनसे उन चीजों बारे में चेक किया जाना चाहिए। विजिबली क्लीन हैंड्स इन इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के सामने हैंड को अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए, जो कि प्रोसीजर के स्टार्ट करने से पहले और प्रोसीजर को जो एंड होने के बाद ही होना चाहिए। पेशेंट की आइडेंटिटी को एक बार फिर चेक किया जाना चाहिए। पेशेंट हम जो एग्जामिनेशन प्रोसीड करते हैं उससे जस्ट पहले एक बार और पेशेंट की आइडेंटिटी को चेक किया जाना चाहिए। आइडेंटिटी श्योर ना हो तो रेडियोग्राफर को एग्जामिनेशन प्रोसीड नहीं करना चाहिए। अगर आइडेंटिटी श्योर ना हो तो किसी भी कंडीशन में वो प्रोसीजर को हमें प्रोसीड या रेडियोग्राफर को जो प्रोसीजर को प्रोसीड नहीं करना चाहिए। पेशेंट को एग्जामिनेशन आसान भाषा में समझाया जाना चाहिए। पेशेंट को ऐसे नहीं है कि पेशेंट हमारी लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहा, रेडियोग्राफी लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहा है और उसे हम एग्जामिनेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आसान समझ में आने वाली भाषा में
जो प्रोसीजर है उसको समझाया जाना चाहिए। इसके बाद है रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। इन चीजों को ध्यान रखने के बाद में हम प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोग्राफिक प्रोसीजर के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल जो होता है उस डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल का पालन किया जाना महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियोग्राफिक प्रोसीजर होता है उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। तो इस कंडीशन में जो डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाना महत्वपूर्ण है। एक्सरे इक्विपमेंट को भी सेफ्टी तथा प्रोफिशिएंटली उपयोग में लाया जाना चाहिए। एक्सरे इक्विपमेंट है उसको एक सेफ रूप से और प्रोफिशिएंटली यानी प्रोफेशनली या प्रवीणता से उसका उपयोग में लाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। कंट्रोल पैनल पर प्रीलिमिनरी एक्सपोजर है वो भी सेट किए जाते हैं। तो जो कंट्रोल पैनल है प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जस्ट पहले जो प्रीलिमिनरी एक्सपोजर है वो सेट कर दिए जाते हैं। प्रोसीजर के दौरान निम्न चीजों को इंश्योर किया जाता है, कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। करेक्ट पेशेंट पोजीशन होनी चाहिए। जो एग्जामिनेशन के लिए जो पेशेंट पोजीशन होगी वो करेक्ट होनी चाहिए, जो पेशेंट पोजीशन है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब पेशेंट का इमेज जो रिसेप्टर पर करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, तो सेंटर होनी चाहिए। जो एक्सरे ट्यूब है इस एक्सरे ट्यूब की इमेज रिसेप्टर और पेशेंट पर जो पोजीशन है और सेंटरिंग है वो एकदम से करेक्ट रूप में होनी चाहिए, एकदम से सही होनी चाहिए। बीम कोलिमेशन, जो कोलिमेशन है, अगर आपका बीम कोलिमेशन काम में लेना है तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस एनाटॉमी ऑफ इंटरेस्ट पर आपका रेडियोग्राफी करनी है उस पर अच्छे से एक्सरे बीम कोलिमेट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान भी रखा जाता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट के लिए जो एप्रोप्रिएट रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है, एप्रोप्रिएट रेडियो या उपयुक्त रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको होना चाहिए करेक्ट। इसके अलावा ये आगे रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात, जो एप्रोप्रिएट रेडिएशन प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो करेक्ट राइट लेफ्ट मार्क या इसके अलावा भी कोई लिगेंड्स अगर हम काम में ले रहे हैं जैसे पेशेंट का नाम वगैरह या एमएलसी करे तो एमएलसी वगैरह कुछ भी या डेट वगैरह जो लगा रहे हैं तो करेक्ट राइट लेफ्ट मार्कर और उसके रिलेटेड लिगेंड्स होते हैं उनको करेक्टली हम काम में लिया जाना चाहिए। पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन है वो एफिशिएंटली दिए जाना चाहिए। रेडियोग्राफर अदर स्टाफ तथा जो केयरर्स होते हैं, पेशेंट की केयर करने वाले होते हैं, उनको लेड जो गाउन होते हैं, लेड एप्रन, जो लेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लेड एप्रन वगैरह होते हैं उनको सही से पहनाना चाहिए। या फिर कोई कंट्रोल स्क्रीन है, लेड की बनी, लेड ग्लास की बनी कंट्रोल स्क्रीन है, उसके पीछे खड़ा किया जाना चाहिए। कंट्रोल पैनल पर एक्सपोजर कंफर्म किया जाता है उससे पहले। उसके अलावा इमेज एक्विजिशन करेक्ट होना चाहिए। जो आपका जो इमेज एक्विजिशन है, आपने जो इमेज प्राप्त की है वो करेक्ट होना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक बार में करेक्ट जो आपका जो इमेज एक्विजिशन है वो करेक्टली हो जाए। अगर इमेज को चेक किया जाता है और पेशेंट को हम जितनी देर हम इमेज को चेक कर रहे हैं उतनी देर पेशेंट को वेट करने के लिए कहा जाता है। इमेज की डायग्नोस्टिक क्वालिटी को भी परखा जाता है, डायग्नोस्टिक क्वालिटी को देखा जाता है। और अगर कोई रिपीट एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है तो रिपीट एग्जामिनेशन को किया जाता है। इसके बाद में पेशेंट के सामने ही हैंड को वॉश किया जाता है या फिर जो एल्कोहल जेल है उससे हैंड को क्लीन किया जाता है, हैंड को क्लीन करते हैं हम। तो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा तीसरा इसका जो पॉइंट होगा वो होगा रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसका क्या होगा, रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन देखो, पेशेंट प्रोटेक्शन, पेशेंट को रेडिएशन से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पेशेंट को ऊपर हमें रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर को हमें जो परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी हम कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख के हम रेडिएशन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक्सरे जो एग्जामिनेशन परफॉर्म करते समय रेडियोग्राफर को ये देखना चाहिए कि रेडियोग्राफिक जो प्रोसीजर है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन होने चाहिए तो रेडियोग्राफर के दिमाग में एनी टाइम वो क्वेश्चन होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्या एग्जामिनेशन पेशेंट के क्लिनिकल मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम जो एक्सरे जो रेडियोग्राफी या कोई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर के बाद में पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट कुछ प्रभावित होगा क्या, मतलब जो ट्रीटमेंट की जो डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजिंग आएगा कि नहीं है। अगर चेंजिंग नहीं आ रही है तो उस प्रोसीजर को करने का कोई ज्यादा खास का मतलब नहीं होता। तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि एग्जामिनेशन से पेशेंट के जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो प्रभावित होता नहीं होता। अगर एग्जामिनेशन पेशेंट के क्लिनिकल मैनेजमेंट को चेंज नहीं करता है तो रेडियोग्राफर को रेफरर से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए, मान लो अगर आपको लगता है कि जो रेडियोग्राफिक प्रोसीजर है उससे कोई क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होगा तो हमें रेफरर से और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए कि वो क्यों इस प्रोसीजर को
परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, किस चीज के लिए, उसको रिव्यू के लिए उसके पास में भेजना चाहिए। जब तक कि यह रिक्वेस्ट के जस्टिफाइड होने को लेकर संतुष्ट ना हो, रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि वो एग्जामिनेशन को परफॉर्म ना करें, वह रेफरर से डिस्कस करें। यह तभी किया जाना आवश्यक होता है जब एग्जामिनेशन जस्टिफाइड हो जाए, तभी ये प्रोसीजर करना होता है जब एग्जामिनेशन पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाए। क्या रिक्वेस्ट फॉर्म लोकल प्रोटोकॉल को पूरा करती है? क्या रिक्वेस्ट फॉर्म है वो जो लोकल प्रोटोकॉल है, मतलब आसानी से समझने वाली भाषा में है कि नहीं, उसके ऊपर एक इस मैनर में लिखी गई है क्या कि वो आसानी से इजीली समझ में आ रही है। एग्जामिनेशन के रिस्क और बेनिफिट क्या है, एग्जामिनेशन के जो रिस्क और बेनिफिट क्या है। देखो ये मान लो सेल है, इस पर एक्सरे बीम गिरेगी, तो एक्सरे बीम से इस सेल में जो डीएनए होता है, इस डीएनए में चेंज आ सकता है, और एक सेल के डीएनए में चेंज आने पर भी कैंसर जैसी डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, कैंसर जैसी डिजीज उत्पन्न हो सकती है। तो हर प्रोसीजर के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं। तो इस जो प्रोसीजर के जो रिस्क और बेनिफिट होते हैं, इनके मध्य एक बैलेंस होना चाहिए। इसके मध्य क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड होना चाहिए इन चीजों के अंदर। इसके अलावा रिक्वेस्ट है जो वो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, जो गवर्नमेंट के कानून है, कानून के अनुसार है कि नहीं है। रिक्वेस्ट एप्लीकेबल जो नेचुरल लेजिस्लेशन को कंप्लाई करती है नहीं करती। जैसे मान लो अलारा प्रिंसिपल है, अलारा प्रिंसिपल, ये जो रिक्वेस्ट फॉर्म है ये अलारा प्रिंसिपल को कंप्लाई कर रही है कि नहीं, उसका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखी जाती है कि कोई अल्टरनेट प्रोसीजर भी है क्या जो इसके अलावा किया जा सकता है। जैसे मान लो सोनोग्राफी यूएसजी है और एमआरआई है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग नहीं आता। तो और कोई ऐसा प्रोसीजर जो अल्टरनेट प्रोसीजर हो, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हो, ऐसी इमर्जिंग मोडिलिटी जो ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाए, और वो भी किस पर, लोअर डोज पर, डोज बहुत ही कम, लोअर कम डोज पर हो, या बहुत ही कम हो, एकदम हो ही नहीं, जैसे यूएसजी वगैरह एमआरआई वगैरह हो। तो अगर नॉन आयोनाइजिंग मोडिलिटी का उपयोग कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए नॉन आयोनाइजिंग मोडिलिटी का उपयोग ही करें, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन उनसे मिल रही हो। जो रेडियोग्राफिक एक्सपोजर है उनका ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। ये ध्यान रखा जाता है कि रेडियोग्राफिक एक्सपोजर है जिनका आप उपयोग करोगे वो एलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि वो एलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसे टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, हम एक्सपोजर टाइम कम से कम कर सकते हैं, डिस्टेंस प्रॉपर्ली लिया है कि नहीं ली है, और शील्डिंग का उपयोग किया है कि नहीं किया है। तो रेडियोग्राफिक एक्सपोजर के दौरान एलारा प्रिंसिपल का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देखना होता है। पेशेंट को रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए था। अगर प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी क्या करना है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को इरेडिएट करने का डिसीजन लिया गया, मान लो हमने डिसीजन, जो क्लिनिशियन ने डिसीजन ले ही लिया है कि प्रेग्नेंट लेडी है उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन से इरेडिएट किया जाएगा, तो उस प्रोसीजर के बेनिफिट उसके इरेडिएशन को ओवरराइड करते हैं, तो रेडियोग्राफर को न्यू स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। उस कंडीशन में रेडियोग्राफर भी को भी किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो प्रेग्नेंट लेडीज को रेडिएशन से बचा सके। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए उसे ऐसी अवेलेबल जो मोडिलिटी है या इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रेडिएशन जो एक्सपोजर टाइम है वो कम होगा। तो हाईएस्ट स्पीड की जो इमेजिंग सिस्टम है उसका उपयोग किया जाना चाहिए जो उपलब्ध होता है। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ की रेडियोग्राफी करनी है, उसको कोलिमेट करना चाहिए, उसका कोलिमेशन करना चाहिए। जो उसकी फील्ड साइज है उसको स्ट्रिक्टली उतनी दूरी में रखनी चाहिए जितनी दूरी में उस समय रेडियोग्राफी उसकी की जानी होती है। इसके अलावा यूज ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग का उपयोग भी किया जाता है। लेड की जो लेड एप्रन वगैरह होता है उनके द्वारा अदर दूसरे ऑर्गन्स को बचाने के लिए शील्डिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक्सपोजर और कम से कम संख्या में एक्सपोजर, मान लो ऐसा प्रोसीजर किया जाना है जिसमें मल्टीपल एक्सपोजर की आवश्यकता होगी, जैसे वेरियम मिनिमा वगैरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या हम ऐसी इमेजिंग मोडिलिटी काम में ले रहे हैं जिसमें हम बार बार रिपीटेड एक्सपोजर कर रहे हो खूब सारे, जैसे बेरियम एनीमा या सीआरएम मशीन से कोई प्रोसीजर, फ्लोरोस्कोप से कोई प्रोसीजर करते हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोजर काम में लिए जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोजर काम में लिए जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा प्रोसीजर किया जाना चाहिए जिससे लोवेस्ट डोज लगे, पेशेंट को डोज क्या हो, लोवेस्ट डोज उस पेशेंट को मिले। और अगर कोई डाउट हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाना चाहिए, पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा स्टाफ को हम रेडिएशन प्रोटेक्शन से किस प्रकार से बचाएंगे, उसके लिए भी
जो लोकल रेडिएशन रूल्स का अनुपालन किया जाना चाहिए, उनकी जो एडरेंस ऑफ लोकल रेडिएशन रूल, जो लोकल रेडिएशन रूल्स आपने बता रखे हैं वो वाकई जो रेडिएशन प्रोटेक्शन उनका पालन किया जाना चाहिए। स्टाफ रेडिएशन डोज, स्टाफ के जो रेडिएशन डोज है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनको जो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जैसे पीएलडी कार्ड या फिल्म बेस वगैरह है, उनको उनके द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्टाफ के जो डोज अलारा प्रिंसिपल के अनुरूप होनी चाहिए। उनको जो डोज मिल रहा है वो अलारा प्रिंसिपल के अनुसार ही होना चाहिए, उससे ज्यादा है कम से जो डोज लिमिट जो प्रेस्क्राइब की गई होती है उसके अनुसार ही होना चाहिए। कोलिमेशन और लिमिटेशन ऑफ एक्सरे बीम, एक्सरे बीम को कोलिमेशन और जो बीम लिमिटिंग डिवाइस है जैसे कोलिमीटर वगैरह, इन चीजों का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जो पीपीई होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, उनका भी प्रॉपर उपयोग में किया जाना चाहिए। सेफ जो एक्सरे उपयोग है, एक्सरे इक्विपमेंट है, उसका सेफ उपयोग होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट अंडरटेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी कंप्लीट है। तीसरा पोस्ट एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर। तो पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर में क्या होता है, जो इमेज एक्विजिशन होता है, आपको इमेज एक्विजिशन हो गया, उसके बाद में तुरंत ही इमेज को जो डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी के लिए, इमेज क्वालिटी के लिए, इमेज डायग्नोस्टिक क्वालिटी के लिए इमेज को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाना चाहिए। इमेज को रिव्यू करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम 10 पॉइंट प्लान के आधार पर रिव्यू किया जाता है। ये क्या किया जाता है, 10 पॉइंट प्लान होता है, उसके आधार पर इसका रिव्यू किया जाता है। वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। 10 जो पॉइंट प्लान होता है उसके अनुसार किसी भी प्रोसीजर को किया जाता है, तो वो होता है 10 पॉइंट प्लान। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि ये प्रॉपर पेशेंट है, रिक्वेस्ट फॉर्म के अनुसार जो आया उसके अनुसार ही पेशेंट है कि नहीं है। उसके अलावा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड, जो आप प्रोसीजर कर रहे हो उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं, ये भी हम देखते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तीसरा मार्कर और लिगेंड्स, जैसे राइट लेफ्ट मार्कर हो गया या कोई एनाटोमी देना चाहते हैं तो वो सारे प्रॉपर्ली उसके अंदर है कि नहीं। चौथा देखा जाता है इसमें करेक्ट प्रोजेक्शन है कि, करेक्ट प्रोजेक्शन के बारे में देखा जाता है, जो प्रोजेक्शन आप जो आपने जो प्रोसीड करने वाले वो करेक्ट है कि नहीं है। इसके अलावा देखा जाता है कि जो एक्सपोजर इंडिकेटर है, करेक्ट एक्सपोजर इंडिकेटर के बारे में देखा जाता है, जो एक्सपोजर इंडिकेटर है जो आप दे रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। इसके अलावा जो रेडियोग्राफ आपने प्राप्त हुआ है उसमें ऑप्टिमम डेफिनेशन है कि नहीं, मतलब वो ब्लर तो है कि नहीं है, आपने जो चीजें उसमें पैथोलॉजी वगैरह देखना चाहते हो वो ऑप्टिमम दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, जो एनाटॉमी की डिटेल है वो करेक्टली आपको विजुअलाइज हो रही है कि नहीं, उस चीज को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा 7th है कोलिमेशन। कोलिमेशन आपने किया है कि नहीं, ये चीज देखा जाता है, कोलीमेटर का उपयोग प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं है। इसके अलावा जो इमेज पर देखा जाता है कोई एरिया ऑफ आर्टिफैक्ट, मतलब आर्टिफैक्ट क्या होता है, इमेज पर आपकी तो अनवांटेड जो कोई चीज होती है वो आर्टिफैक्ट ही कहलाती है। जो आपकी एनाटॉमी के अलावा कोई चीज होती है वो क्या कहलाती है, जो इंटरेस्टफुल एनाटॉमी के अलावा आर्टिफैक्ट कहलाती है। तो वो आर्टिफैक्ट तो नहीं है रेडियोग्राफ के ऊपर, और या कोई जो ऐसी एनाटॉमी तो नहीं है जो इमेज को ऑब्स्क्योर कर रही है, वो भी नहीं होती है। इसके अलावा 9th पॉइंट पर देखा जाता है रिपीट एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर रिपीट एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट हो तो वो एग्जामिनेशन तुरंत ही कर लिया जाता है। इसके अलावा एनाटॉमिकल वेरिएशन एंड पैथोलॉजिकल एपियरेंस, जो एनाटॉमिकल वेरिएशंस उत्पन्न हुए हैं दिखाई दे रहे, एनाटॉमिकल वेरिएशंस एंड पैथोलॉजिकल एपियरेंस कोई है तो उन चीजों को भी देखा जाता है। तो ये 10 पॉइंट प्लान है, इस 10 पॉइंट प्लान के आधार पर इमेज को रिव्यू किया जाता है, इमेज को इस आधार के ऊपर इमेज को देखा जाता है। इस स्टेज पर जो पेशेंट एक्सपेक्ट जो आफ्टर केयर के लिए हम देखते हैं वो इस स्टेज पर रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट की केयर करे तथा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो पेशेंट को सही से समझ में आए। इसके अलावा इमेजिंग इंफॉर्मेटिक्स होता है, जो इमेज की जो इंफॉर्मेटिक्स है उस इंफॉर्मेटिक्स को एक्वायर्ड इमेज को हम उसको क्या करते हैं देखा जाता है उसको, उसके बाद इमेज को हम आगे रिपोर्टिंग के लिए और कुछ चीजों के लिए पैक्स पर भेज देते हैं, पैक्स जिसे पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की जो स्टेज वगैरह है वो सारी कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट है। कल यानी मंडे को मैं आपकी एक बड़ी क्लास लूंगा, उस क्लास में मैं आपको जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा।
और उन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में अभी आपको थोड़ी देर में ही जो इसका स्टडी मटेरियल सेक्शन में यूट्यूब लिंक पर आपको डाल दूंगा, आप वो देखना, और ताकि आपको उस दिन समझ में आएगा आपको विजुअल करना। और उसके बाद में मंडे से हम चलेंगे जो अपर एक्सट्रीमिटीज के जो एक्सरसाइज होंगे, रिस्ट हैंड वगैरह,